रोजगार नहीं दे सकती है तो कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, रोज ये कुर्सी खाली कर दो, अन्यथा हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बारंबार यह कहना है कि देश के साथ अत्याचार, आज महिलाओं के साथ कितना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। आए दिन गोलियां चल रही हैं, आए दिन लूट मार मचा हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और ये सरकार में बैठे लोग ये बताइए कि जो यहाँ से हम लोगों ने जिला पंचायत चुन करके जिला पंचायत में भेजने का काम किया, क्या वो आज आपके बीच में आकर के आपके दुख सुख को जानने का काम कर रहे हैं? वो काम कर रहा है? जो विधायक हम लोगों ने चुन करके उस लहर में भेजा था कि आज हमारा दिन दशा ये लोग बदल देंगे, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, किसानों को सम्मान मिल जाएगा, लेकिन क्या वो विधायक आज हमारे बीच में आकर के हमारे दुख सुख को जानने का काम कर रहा है? साथियों, बहुत जल्द ही चुनाव आने वाला है। अब ऐसे बहरूपिये आपके बीच में आएंगे और नाना प्रकार की फिर से आपको लुभावना दे करके आपके वोट को ठगने का काम करेंगे। ये मोदी जी का कहना था, जब आए यहाँ तो बोले हमको माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है। आप बताइए कि क्या ये गंगा का सम्मान रख पाए? गंगा की सफाई हो गई? गंगा का पानी निर्मल हो गया? नहीं हुआ। और गंगा के सफाई के नाम पे हजारों करोड़ रुपया ये लोग देश का बर्बाद कर दिए। वो पैसा क्या ये लोग वापस दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। तो साथियों, इस सरकार को बताना होगा कि ये सरकार या तो अपना रुख बदल लो, हमको रोजगार दे दो, वादे के मुताबिक देश की सेवा। जिस तरह से आप कहे कि हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, तो इतने बड़े बड़े जो माफिया थे, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, डिफाल्टर थे, हमारे देश का पैसा लेकर के विदेश भाग गए। आपकी चौकीदारी कहाँ गई? आप इतने बड़े चौकीदार थे, आपकी चौकीदारी कहाँ गई? तो साथियों, ये इतने झूठे लोग हैं कि इनका 2012-14 से चुनाव के पहले इनका जितना भी वीडियो आप उठा करके देख लीजिएगा कि पूरे देश में राजनीतिक काल में कोई इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश में न हुआ था न होगा। ये इतने बड़े बड़े वादे किए और वादे के मुताबिक जब एक न्यूज़ चैनल पे गृह मंत्री अमित शाह की बात होती है तो अमित शाह उस न्यूज़ चैनल वाले को कहते हैं कि ये सब चुनावी जुमला था, ये झूठे वादे थे, हमको चुनाव जीतना था, हम लोगों ने वादा किया। साथियों, अगर आज हम लोग नहीं जागे, अपना होश नहीं संभाले, तो हमारा भविष्य तो बिगड़ ही गया है। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो हमारे घर के, आज उनका भविष्य भी खतरे में है। ये पूरे सिस्टम को ये लोग बिगाड़ दिए हैं। निजीकरण का मतलब एक तरह से ये लोग आरक्षण के लिए खतरा बना दिए। ये कहते हैं कि आरक्षण हम नहीं खत्म करेंगे। अरे जब सारा चीज निजीकरण में चला जाएगा, सब प्राइवेट हो जाएगा, तो फिर आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा? आप बताइए कि जो प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय में अगर एक महीना का फीस नहीं देंगे तो दूसरे महीने में बच्चे को ऐसे ही भेज देते हैं घर पे, तो गरीब का बच्चा क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएगा? ये जब सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे तो प्राइवेट में क्या गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा? तो इनकी यही नीति, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, सरकारी संस्थानों को बंद कर रहे हैं और उसको प्राइवेट बना रहे हैं। तो बताइए, जो गरीब जाकर जो फ्री की व्यवस्था थी, फ्री का इलाज होता था और उनका डॉक्टर सुनता था और डॉक्टर का ये सुनते थे, यह सिस्टम बना हुआ था। साथियों, जिस दिन अस्पताल प्राइवेट हो जाएगा, आप बनारस के अस्पतालों की स्थिति जाकर के देख लो, किस तरह से गरीबों का खून चूस रहे हैं। मात्र एक डिलीवरी का केस बहुत बड़ा पैसा खर्चा नहीं होता है, अगर ऑपरेशन भी हो गया तो 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये बनारस में ऐसे ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं कि अगर आप लोगों ने होश नहीं संभाला तो 1.5 लाख से 2 लाख 55 लाख रुपए खाली डिलीवरी में लूट ले रहे हैं, फंसा करके आपको दहशत में डाल करके कि उसकी जान चली जाएगी। ये परेशानी है, ये बीमारी है, लोगों को मिलने नहीं देते हैं और चारों तरफ लूटम लूट मचा हुआ है।
तो ये बताइए कि अगर प्राइवेट अस्पताल हो गया, सरकारी अस्पतालें खत्म हो गई, तो गरीबों का डिलीवरी ये प्राइवेट अस्पताल में जो गरीब का परिवार होगा क्या वो करा पाएगा? आज एम्बुलेंस के लिए फोन करिए तो एम्बुलेंस में डीजल नहीं है, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं आता है, जहां पैरवी है, जहां सरकार में बैठे चमचा चाटुकार है, उनकी बातें सुनी जा रही है। थाने पर बताइए कि अगर भाई भाई का झगड़ा है, आज भाई भाई के झगड़े में अगर एक भाई 200, 500, 1000 रुपया दे देता है, दूसरे भाई के साथ उत्पीड़न शुरू हो जा रहा है। क्या न्याय दे रहे हैं लोग? प्रशासन के लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनको पैसे दिख रहा है, न्याय अन्याय से उनको कुछ लेना देना नहीं है साथियों। तो आप नहीं जागोगे तो इसी तरह से उत्पीड़न होता रहेगा और शोषण होता रहेगा। तो साथियों, अगर यह बात आपको मजबूती से समझ में आई है, मैं फेसबुक पे आज लाइव वीडियो जो भी सम्मानित साथी हमारे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को शेयर करिए और बताइए लोगों को, उनको समझाने की कोशिश करिए कि किस तरह से सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये देश को लूटने का काम करती है। अगर ये लुटेरे नहीं हैं तो हमारे युवाओं को रोजगार दे दो, सारी व्यवस्था, किसानों का कर्ज माफी के लिए बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे। क्या आपके गांव में आपके भाई बहन या परिवार के किसी पड़ोसी का बता दीजिए कि किसी का बड़ा कर्जा माफ हुआ होगा? किसी का कर्जा माफ हुआ है? ये इतने बड़े वादे किए थे कि मेरी सरकार बनवा दो, मैं डीजल पेट्रोल फ्री कर दूंगा, सस्ता कर दूंगा। क्या डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया? डीजल पेट्रोल पहले से दुगने दाम में है। ये अच्छे दिन के वादे दिखा करके, अच्छे दिन के लालच में हमारे बुरे दिन ला दिए साथियों। तो अगर ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मोदी योगी, अगर ये आपके अच्छे दिन हैं तो हमारे बुरे दिन ही लौटा दो, हमारे बुरे दिन अच्छे थे। साथियों, मोदी जी कभी कभी भाषण में कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठा दूंगा। हवाई चप्पल पहनने वाला गरीब हवाई जहाज में चलेगा तब देश का विकास दिखेगा। साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल करके उस गरीब का हवाई चप्पल भी बेच दिए, हवाई चप्पल के लायक नहीं रह गया। साथियों, बात सही है कि नहीं? मोदी जी का वादा था, मोदी जी वादा किया करते थे कि आज गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो हमारे सीमा पर बॉर्डर पे सैनिक मर रहे थे, तो पिछली सरकार में जो आंकड़ा था तो ये बताते थे कि अगर एक शहीद होगा तो हम 100 को मार के लेके आएंगे। ऐसा हुआ साथियों? नहीं। ये बोलते थे कि बॉर्डर पे क्या सैनिक मरना बंद हो गए? वो नहीं मर रहे हैं। अगर तुम्हारी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, तो क्यों बैठे हो? क्यों हमारे सैनिकों की शहादत हो रही है? इसका जवाब पूछने वाला कोई है? पुलवामा हमला इतना बड़ा हुआ, 350 किलो RDX 3 चौकी क्रॉस करके वो ले करके चले आए और हमारे 40 से 50 जवान शहीद हो गए। उनका CBI जांच अभी तक नहीं हुआ और उन शहीदों को आज तक सम्मान नहीं मिला साथियों। लेकिन आज महीनों से एक सुशांत सिंह राजपूत, नाचने गाने वाला थर्ड क्वालिटी का व्यक्ति, क्या हमारे सेना के नौजवानों से, हमारे सैनिकों से बड़ा है वो? नहीं। असली अगर हीरो हमारे देश का कोई है तो हमारे देश का सैनिक है। असली हीरो कोई है तो हमारे देश का किसान है। हमारे देश का किसान, जिसके वजह से हमको अन्न मिलता है, अनाज मिलता है, खाना मिलता है। आज हमारा असली हीरो किसान है। तो हमारा किसान, आज आंकड़ा 1 महीने से आप मिला लो, किसान आत्महत्या कर रहा है। हजारों लाखों किसान मर रहे हैं, उनके घर पे रोटियां नहीं बन पा रही हैं, उनके मुंह में निवाला नहीं जा रहा, उनके बच्चे मर रहे हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। आज सेना के शहीदों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनकी विधवाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं और ये सरकार बोल रही है कि सबका साथ सबका विकास। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम भ्रष्टाचारियों। अगर हम लोग की वोट में इतनी ताकत थी कि तुमको सत्ता पे बैठा सकते हैं तो तुम्हारी कुर्सी छीन करके, लात मार करके सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। तो साथियों, कहना बहुत कुछ है, एक मुद्दे नहीं 1000 मुद्दे हैं उनके विरोध में बताने के लिए। कितना हम लोग सुनाएं, आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी आप लोगों को ये उत्पीड़न अब नहीं सहना होगा।
आप लोग के नेताजी के हाथों को मजबूत करिए। आप बताइए कि इतना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, इतना बड़ा देश में अत्याचार और अन्याय हो रहा है, केवल एक नेता ओम प्रकाश राजभर ही यहाँ पे मर्द हैं और बाकी सब निकम्मे, किसी की जुबान नहीं खुल रही रे साथियों। हर समाज में, हर समाज के एक से एक दावा करने वाले बड़े बड़े मंत्री हैं, क्या वो लोग क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं? इसका मतलब कि इनकी मिलीजुली भगत है, ये लोग मिलजुल करके देश को लूटने और लुटवाने का काम कर रहे हैं साथियों। अगर इस बात में दम है तो मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों को मजबूत करिए साथियों। और उनके हाथों को मजबूत करेंगे तो आज वो विधानसभा में दहाड़ने का काम करते हैं, कल लोकसभा में दिल्ली की कुर्सी को उनको हिलाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि ये निकम्मी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार किस तरह से इनको नकेल कसनी है। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार से अगर बचना है साथियों तो नेताजी के हाथों को मजबूत करना है कि नहीं करना है, ये बताइए। इनकी लड़ाई में दमदारी आपको लग रही है? अगर लग रही है साथियों तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ उठा करके आप अपना समर्थन दिखाएंगे, दोनों हाथ उठा करके आप बताएंगे कि नहीं, हम नेताजी के इस लड़ाई में उनके साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, बहुत हो गया, समय आपका ले लिए। आप लोगों ने बहुत बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पूरे टीम के तरफ से आप लोग को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम में उपस्थित आप पिता तुल्य बुजुर्गगण, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, आप लोगों ने आ करके हमारा हौसला अफजाई किया और हमारी बातों का समर्थन किया। इसके लिए फिर से बारंबार आप लोगों को मैं तहे दिल से नमन वंदन करता हूं। साथियों, लास्ट में एक बार आप लोग खड़ा हो जाइए और एक बार जोरदार नारा लगा करके और इस सरकार को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे साथियों। थोड़ा सा इसे यूं बना लीजिए, अब आगे निकालो, सब लोग आगे फोटो लेना है। एक बार फिर ताली बजा करके नया वीडियो बना लीजिए। इसके हाथ में ताली है, ताली भी बजा नेताजी संघर्ष करो, ये सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। जय सुहेलदेव, तख्त बदल लो, ताज बदल लो, तख्त बदल लो, ताज बदल लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। बोलिया के भैया के